हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम कल और परसों दोनों के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो में हमने मोनोकॉट पढ़ा था और आज की वीडियो में हम कल के वीडियो में हमने डाइकॉट पढ़ा था और आज के वीडियो में हम मोनोकॉट पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी पूरी संरचना देखें। आज हमें एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना है। एम्ब्रियो का निर्माण मतलब कि एम्ब्रियो का विकास पढ़ेंगे, अर्थात हमें एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे एम्ब्रियो की परिभाषा देखें तो सबसे पहले सीधा सा बताएं तो कोशिकाओं के समूह को हम यहाँ पे एम्ब्रियो बोलेंगे। कौन सी कोशिकाओं का समूह? यहाँ पे क्योंकि कन्फ्यूजन होगा कि कोशिकाओं के समूह को तो हम ऊतक बोले थे। यहाँ पे जो एक नई कोशिका बनेगी जाइगोट, ये जाइगोट लगातार विभाजन करती जाएगी और विभाजन करते करते बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बना लेगी, जिसे एक नई संरचना के रूप में बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। जाइगोट हमारी द्विगुणित संरचना होती है। जाइगोट से अब विभाजन करेगी, एक बी संरचना बनाएगी, और विभाजन होगा तो सी बनेगी, और विभाजन होगा डी बनेगी, और फाइनली हमारा एक और संरचना बन जाएगी जिसे हम भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। अर्थात जाइगोट से विभिन्न अवस्थाओं के दौरान एम्ब्रियो का निर्माण क्या कहलाता है? भ्रूणोद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूणोद्भव। अब यहाँ पे एक छोटी सी परिभाषा है। जब जाइगोट से भ्रूण बनता है और उन सभी अवस्थाओं को मिलाकर, कौन सी अवस्था है? जब जाइगोट से भ्रूण का निर्माण हुआ, वो सभी अवस्थाओं को मिलाकर जो एक नई संरचना बनती है उसे हम भ्रूण कहते हैं, और इस पूरी क्रिया को हम भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर इसमें दूसरा पॉइंट ये होता है बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें इन सभी अवस्थाओं, कौन सी? जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की बीच की सभी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। भारत में हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, राजस्थान के रहने वाले थे, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। इन्होंने धतूरा के पादप में सबसे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में अध्ययन किया, इसीलिए इन्हें भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक भी कहते हैं। फिर इसके बाद एक छोटा सा टर्म है एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पौधे। अगर आवृतबीजी पौधे की हम उत्पत्ति के आधार पर संरचना देखें तो इसकी उत्पत्ति दो भागों में हुई। एक तो डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्री, दूसरा मोनोकॉट अर्थात एक बीजपत्री। डाइकॉट में दो शब्द, डाई और कॉट। डाई माने दो, कॉट माने कॉटिलीडन, अर्थात ऐसे बीज जिसमें दो बीज पत्र होते हैं उसे हम डाइकोटिलीडन कहते हैं या द्विबीजपत्री कहते हैं। और ऐसे बीज जिसमें केवल एक कॉटिलीडन अर्थात एक बीज पत्र होता है उसे हम मोनोकॉट या एक बीजपत्री कहते हैं। अब डाइकॉट और मोनोकॉट कैसा? तो इसका सबसे अच्छा और सरल उदाहरण बुंदेलखंड की भाषा में मैं बता सकता हूँ। जो हमारा चना होता है, चने को हम तोड़ेंगे, ये हमारा चने को तोड़ेंगे तो इसमें दो ढिपली निकलेंगी, एक आधी एक आधी। या काजू को हम तोड़ेंगे तो इसके भी दो इक्वल पार्ट या दो ढिपली बनेंगी। पर्टिकुलर एक ढिपली को हम बीज पत्र बोलते हैं। तो दो बीज पत्र निकले तो उसको हमने क्या बोला? द्विबीजपत्री। और एक अगर निकलेगा तो एक को बोलेंगे हम एक बीजपत्री। जैसे गेहूं और चावल होता है, उसको अगर हम तोड़ेंगे तो वो टूटता नहीं है, अगर टूटता भी है तो इक्वल पार्ट में नहीं टूटता है, उसको हम एक बीजपत्री में रखेंगे। और जितनी प्रकार की दालें, मटर, चना जो होते हैं, इनको तोड़ने पर ये दो भागों में, बराबर भागों में बन जाती हैं, दो बराबर ढिपलियों में बन जाती हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्री बोलेंगे। अब आगे हम देखते हैं डाइकॉट की संरचना या द्विबीजपत्री एम्ब्रियो की संरचना या द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। तो आइए देखते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना के बारे में। उसके बाद फिर हम मोनोकॉट या एक बीजपत्री बीज की संरचना देखेंगे। ये जाइगोट है, इस जाइगोट को हम बाहर निकालें, उसका देखें तो ये जाइगोट निकल आया। क्या है ये जाइगोट? जो कैसा होता है? द्विगुणित या डिप्लॉयड होता है। अब इस जाइगोट में हमें सबसे पहले क्या करना है? अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स डिवीजन करना है। कौन सा? अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स डिवीजन। और ये जो विभाजन होता है वो कैसा होता है? असमान होता है। क्या होता है? असमान विभाजन होता है। अर्थात यहाँ पे जो एक कोशिका से दो कोशिका बनेंगी वो कैसी होंगी? असमान होंगी, अलग अलग होंगी, या हम बोल सकते हैं एक कोशिका छोटी होगी और एक कोशिका बड़ी होगी। तो जैसे यहाँ पे अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो यहाँ पे दो कोशिकाएं बनेंगी। क्या बनेंगी? दो कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं? दो कोशिकाएं बनेंगी। जो ऊपर वाली कोशिका है, इस बड़ी कोशिका को हमने क्या बोला? बेसल सेल।
या आधार कोशिका। ध्यान देना बच्चों, ये कोशिका कहाँ पे होगी? बीजांड द्वार के पास होगी। कहाँ पे होगी? बीजांड द्वार के पास। तो हम सीधा ये भी कह सकते हैं, जाइगोट में जब अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो बीजांड द्वार के पास जो कोशिका होती है उस कोशिका को हम आधार कोशिका या बेसल सेल कहते हैं। ठीक है। और दूसरी जो छोटी कोशिका होती है उसको हम एम्ब्रियोनल सेल या भ्रूणीय कोशिका होती है, जो कहाँ पे होती है? जो न्यूसेलस या निभाग के पास में होगी। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे कि बीजांड द्वार के पास कौन सी कोशिका होती है और न्यूसेलस या निभाग के पास कौन सी कोशिका होती है। तो बीजांड द्वार के पास होती है हमारी आधार कोशिका, जिसे हम बेसल सेल कहते हैं, और न्यूसेलस या निभाग के साइड जो कोशिका होती है उसे हम भ्रूणीय कोशिका या एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो जायगोट था उस जायगोट में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है, वो भी असमान। असमान मतलब एक कोशिका बड़ी एक कोशिका छोटी। जो बड़ी कोशिका थी वो बीजांड द्वार के साइड थी, जिसको हमने आधार कोशिका बोला था, और जो छोटी कोशिका थी वो न्यूसेलस या निभाग के साइड थी, जिसको हमने भ्रूणीय कोशिका या एम्ब्रियोनल कोशिका बोला था। तो यहाँ पे हमने एक बड़ी वाली कोशिका बनाई जिसको हमने आधार कोशिका बोला, और एक छोटी वाली कोशिका थी जिसको हमने भ्रूणी कोशिका बोला। अब हमें ध्यान देना है बच्चों, ये जो आधार कोशिका है, बीजांड द्वार के पास जो आधार कोशिका है, इस आधार कोशिका में लगातार विभाजन होता रहेगा, लगातार कोश का विभाजन होता रहेगा। ठीक है, क्या होगा? लगातार कोश का विभाजन होगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे लगातार विभाजन होगा, और विभाजन होते होते 16 कोशिका वाली एक नई संरचना या 16 सेल वाली एक नई कोशिका संरचना बनेगी। क्या बनेगी? एक नई कोशिका संरचना बनेगी। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे अलग अलग नाम से जानेंगे। अब ये जो संरचना बने, ये दो कोशिकाएं थी। इस ऊपर वाली कोशिका में अर्थात आधार कोशिका में लगातार विभाजन हुआ। विभाजन होते होते 16 कोशिकाओं की एक संरचना बनी। कितनी? 16 कोशिकाओं की एक संरचना बनी। इस 16 कोशिकाओं की संरचना में सबसे ऊपर वाली कोशिका एक नुकीली और फूली हुई संरचना होती थी। कैसी? एक नुकीली और फूली हुई संरचना होती थी, जिसको हम चूषण कोशिका या हॉस्टोरियम या हॉस्टोरा बोलते थे। ध्यान दे रहा बच्चों, जैसे ही आधार कोशिका में लगातार विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद 16 कोशिकीय एक संरचना बनी। इस 16 कोशिकीय संरचना में जो ऊपर की सबसे फूली हुई संरचना थी, जिसे हमने चूषण कोशिका कहा। क्या कहा? चूषण कोशिका। अब नाम ही इसका क्या है? चूषण कोशिका। मतलब ये चूसेगी। किसको चूसेगी? तो जहाँ पे ये भ्रूण पोष की वाली संरचना होगी, वहाँ से न्यूट्रिशन को या पोषणीय पदार्थ को चूसेगी। इसलिए हमने इसको हॉस्टोरा या चूषण कोशिका या हॉस्टोरियम बोला है। ये फूली हुई संरचना के जस्ट नीचे 15 कोशिकाएं और होंगी। तो यहाँ पे ये पूरी जो 16 कोशिकाओं की संरचना है, उस 16 संरचनाओं की कोशिकाओं को हम बोलेंगे निलंबन या सस्पेंसर। और ऊपर वाली जो फूली हुई संरचना है, इन्हीं 16 में से जो ऊपर वाली फूली हुई संरचना थी उसको हमने चूषण कोशिका बोला। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आधार कोशिका थी। आधार कोशिका में लगातार विभाजन हुआ। विभाजन होते 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 16 कोशिकीय संरचना बनी। इस 16 कोशिका की संरचना को हमने निलंबन या सस्पेंसर बोला। इसी 16 कोशिकीय संरचना की सबसे ऊपर वाली कोशिका थी, उसको हमने चूषण कोशिका बोला। क्या बोला? चूषण कोशिका। और नीचे वाली जो एक फूली हुई संरचना थी, जिसको हम भ्रूणीय कोशिका कह रहे थे, उसमें अभी कुछ नहीं होगा, और हमारी जो स्ट्रक्चर वो इस तरीके से हो जाएगी। ये जायगोट था, इस जायगोट में डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद इस तरीके से 16 कोश की संरचना बन गई। क्या बन गई? 16 कोश की संरचना, और ये हमारी भ्रूणीय कोशिका थी। अब इस 16 कोश की संरचना में जो चूषण कोशिका थी, वो थोड़ी सी बीजांड द्वार वाले भाग में बाहर निकल आएगी। कैसी करेगी? बीजांड द्वार वाले भाग में बाहर निकल आएगी, जिससे ये अदर पोषणीय पदार्थ लेती रहे। अब इस संरचना का नेक्स्ट पार्ट देखें। यहाँ पे हमने देखी है, जो ऊपर वाली कोशिका थी चूषण कोशिका थी। ठीक है, ये पूरी की पूरी आधारीय कोशिका थी जिसने विभाजन किया था। विभाजन किया कितनी बनी थी? 16 कोशिका बनी थी। इन 16 कोश की संरचना को हमने निलंबन या सस्पेंसर बोला था। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। जो 16वीं सेल थी उसको हमने चूसक या हॉस्टोरा बोला था। बाकी ये 15 नॉर्मल थी, और नीचे एक फूली हुई संरचना थी जिसको हमने क्या बोला था? भ्रूणीय कोशिका बोला था। अब यहाँ पे अब क्या होगा? अब भ्रूणीय कोशिका की बारी आएगी, और भ्रूणीय कोशिका
वो क्या करेगी, वो भी विभाजन करेगी, लेकिन यहाँ पे विभाजन होगा अनुलंबीय या लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन होगा। अनुलंबी मतलब इसका खड़े में विभाजन होगा और एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएंगी। ध्यान दे, यहाँ पे मैं ये पूरी संरचना नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल इसका बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें विभाजन होगा तो यहाँ पे ये दो कोशिकाएं बन गई, एक कोशिका से विभाजन होगा तो दो बन गई। फिर से एक बार अनुलंबी विभाजन या लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा और दो से क्या बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। क्या बनेंगे, चार। अब जैसे ही यहाँ पे चार कोशिका बनेंगे तो इन चारों कोशिकाओं में अब एक अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स विभाजन होगा। इस तरीके से विभाजन हो जाएगा और ये चार कोशिकाएं कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 8 में, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस तरीके से ये संरचना बन जाएगी। ये अपनी चूसड़ कोशिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये नीचे जो भ्रूणी कोशिका थी 1 से 2 बनी, 2 से 4 बने और 4 से अनुप्रस्थ विभाजन के दौरान 8 बने। अब ये जो 8 कोशिकाएं बनी हैं, ये 8 कोशिकाएं दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होंगी। ऊपर की जो 4 कोशिकाएं थी, इन चारों कोशिकाओं को बोलते हैं हाइपोबेसल या आधारधार कोशिका। क्या बोलेंगे, हाइपोबेसल सेल या आधारधार कोशिकाएं, जो सस्पेंसर कोशिका से अटैच होती थी या निलंबक कोशिका से अटैच होती थी और यही आगे जाके मूलांकुर अर्थात रेडिकल बनाएंगी और हाइपोकॉटिल अर्थात बीज पत्राधार का निर्माण करेंगे। ध्यान देना बच्चों, आधारधार कोशिका जो होती है ये दो संरचनाएं बनाती हैं भविष्य में, मूलांकुर और बीज पत्राधार, रेडिकल और हाइपोकॉटिल। अब जो नीचे की चार कोशिकाएं थी, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं एपीबेसल। ऊपर वाली को बोलेंगे हाइपोबेसल, नीचे वाली को बोलेंगे एपीबेसल कोशिका या अध्याधार कोशिका। ध्यान देना, ये आधारधार है और ये अध्याधार। ये अध्याधार कोशिका क्या है, ये 3 संरचनाएं बनाएंगी। कितनी संरचनाएं बनाएंगी, 3 संरचना। एक तो बनाएगी बीजपत्र जिसे हम कॉटिलीडन कहते हैं, एक बनाएगी प्रांकुर जिसे हम प्लीम्यूल कहते हैं जो भविष्य में तना का निर्माण करेगा, और तीसरा होता है एपिकॉटिल या बीज पत्रोपरिक। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जब भ्रूणीय कोशिका में एक अनुलंबी विभाजन होगा तो 2 बनेंगे, फिर उन दोनों में फिर से अनुलंबी विभाजन होगा तो 4 बनेंगे और इन चारों में अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। इन 8 कोशिकाओं को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले भाग को हाइपोबेसल या आधारधार कोशिका कहेंगे, जिससे जो सस्पेंसर कोशिका से जुड़ी रहती है और भविष्य में मूलांकुर और बीज पत्राधार बनाती है। बाकी की जो नीचे की एपीबेसल सेल या अध्याधार कोशिका होती है, ये भी 3 संरचनाएं बनाती हैं जिसको हम बीजपत्र, प्रांकुर और बीजपत्रोपरिक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लो इस तरीके की संरचना बन गई, जो ऊपर फूली हुई संरचना, ये 16 कोशिकाएं और ये। अब यहाँ पे जो 8 जो कोशिकाएं बन रही, ये लगातार क्या करेंगी, विभाजन करेंगी। क्या करेंगी, विभाजन। और विभाजन करते 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 इनमें एक ये गोल संरचना बना लेगी, फिर धीरे धीरे एक खांच बनती जाएगी और इस तरीके से खांच बनती जाएगी, इस तरीके से अपनी खांच बनती जाएगी, ये खांच बनती जाएगी और ये खांच बनते बनते इस तरीके की संरचना बना लेगी। ये जो इस तरीके की संरचना बने, जो ऊपर की जो कोशिकाएं थी ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ये ऊपर की जो कोशिकाएं हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, केवल इतना पार्ट बचेगा और इतने पार्ट में जो ऊपर की 16 थी उस 16 में से केवल एक कोशिका बचेगी जो इस हाइपोबेसल पार्ट से जुड़ी थी। ठीक है। और यहाँ पे बाकी ये जो संरचना थी ये। अब ये 2 फूली हुई संरचना देख रहे हैं, इन्हीं फूली हुई संरचना को हम बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज पत्र। और ऊपर वाली कोशिका की जो एक बची थी उसको बोलते हैं एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस। अब इस संरचना को हम ये धीरे धीरे अपने आप को और विकास करेगी और इस तरीके की संरचना बना लेगी। ये बन गई इस तरीके की संरचना। इस संरचना में ध्यान देना बच्चों, ये हमारे क्या बन गए, कॉटिलीडन। 2 कॉटिलीडन बने हैं, मतलब 2 बीजपत्र बने हैं। और हमें पता है ऐसे पौधे जिनमें 2 बीजपत्र होते हैं उनको द्विबीजपत्री पादप कहते हैं। जिन बीज में 2 बीज होंगे उनको द्विबीजपत्री बोलेंगे, द्विबीजपत्री बीज बोलेंगे। इसी तरीके से द्विबीजपत्री तना हो जाएगा, द्विबीजपत्री पत्ती हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो संरचना थी, इस संरचना में ये जो फूली हुई संरचना थी जिसको हमने बोला कॉटिलीडन या बीजपत्र। ठीक है। जो क्या करेगी, जो अपने लिए
पोषणीय पदार्थ को एकत्रित कर लेगी। भविष्य में यही बीज पत्र काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, पत्ती में कन्वर्ट हो जाएंगे, काय में, पत्ती में कन्वर्ट होंगे। अब यहाँ पे इस संरचना के बाद ये जो ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है, इस ग्रीन संरचना को हम बोलते हैं प्लीम्यूल या प्रांकोर, ठीक, जो आगे जाके तने का निर्माण करेगा। किसका? तने का निर्माण करेगा। इसके बाद फिर ये जो इसी प्रांकोर के जस्ट बगल में जो येलो कलर की संरचना बनी है, इसको हम एपिकोटल कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिकोटल या बीज पत्रोपरिक संरचना बोलेंगे। इसके और ऊपर संरचना देखें तो जो स्काई ब्लू कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है, इस स्काई ब्लू कलर की संरचना को हम मूलांकुर बोलते हैं, जो आगे जाके जड़ बनाएगी। क्या बनाएगी? जड़ बनाएगी। और इस मूलांकुर के बगल में जो ये ब्लू कलर की संरचना दिख रही है पूरी, ये हमारी कहलाती है हाइपोकोटल या बीज पत्राधार। क्या कहलाती है? बीज पत्राधार। और सबसे ऊपर ये जो 16 कोशिकाओं में से एक कोशिका जो बची थी, उस एक कोशिका को बोलेंगे एपीफाइसिस, जो भविष्य में इस जड़ के ऊपर क्या बनाएगी? रूट कैप या मूल गोप की संरचना बनाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों कि जब भ्रूणी कोशिका में जब विभाजन हुआ था, 1 से 2 बनी थी, 2 से 4 बनी थी और 4 से 8 बनी थी। उन 8 में से ऊपर वाली कोशिकाओं को हमने हाइपोबेसल बोला था। क्या बोला था? हाइपोबेसल बोला था। और नीचे वाले को हमने एपीबेसल बोला था। ठीक है। और इनमें लगातार विभाजन होता गया और इस तरीके से एक खांच बन गई। और ऐसे खांच बनते बनते 2 अलग पार्ट बन गए, जिनको हमने बीज पत्र बोला था, जो भविष्य में न्यूट्रिशन को स्टोर करेंगे और आगे जाके क्या बनाएंगे? पत्ती की संरचना बनाएंगे। फिर हमने जो एपीबेसल वाला पार्ट था, इस एपीबेसल वाले पार्ट में देखा था ये 3 संरचनाएं बनाई थी: बीज पत्र, प्रांकोर और बीज पत्र पर कॉटलीडन, प्लीम्यूल और एपिकोटल। हमने यहाँ पे देखा कॉटलीडन, एपिकोटल और प्लीम्यूल, ये इतनी संरचना थी। यहाँ से ये पूरी संरचना थी, ये किसने बनाई? एपीबेसल ने बनाई। और ऊपर की जो संरचना थी, ऊपर की संरचना कौन सी? मूलांकुर मतलब रेडिकल, हाइपोकोटल मतलब कि बीज पत्राधार, ये दोनों की दोनों किसने बनाई थी? ये हाइपोबेसल मतलब आधारदार कोशिकाओं ने बनाई थी। किसने? आधारदार कोशिकाओं ने। और इसके ऊपर जो 16 संरचना वाली कोशिका थी वो खत्म हो गई, केवल एक बची, जिसको एपीफाइसिस बोला, जिसने रूट का निर्माण किया। किसका? रूट का निर्माण किया। अब यहाँ पे कुछ नोट है, ये देखें। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो पृथ्वी पर सबसे पहले द्विबीजपत्री पौधे आए, फिर उसके बाद इनसे एक बीजपत्री पौधे का निर्माण हुआ। ठीक। दूसरा पॉइंट, जब जो हमारा बीजाणु था, ओव्यूल था, ये आगे जाके बीज का निर्माण करेगा। पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बीज का निर्माण किससे होता है? ओव्यूल अर्थात बीजांड से बीज का निर्माण होता है। फिर जो काली मिर्च और चुकंदर हैं, ये दोनों ऐसे पादप हैं जिनमें बीजांड का है। ध्यान देना बच्चों, काली मिर्च और चुकंदर ये दोनों ऐसे पादप हैं जिसमें बीजांड का है या न्यूसेलस का कुछ भाग रह जाता है। ठीक है, क्या रह जाता है? कुछ भाग रह जाता है। चूसण सेल न्यूसेलस को कंप्लीट नहीं चूस पाती। जो चूसक कोशिका थी वो बीजांड काय को कंप्लीट नहीं चूस पाती, जिसकी वजह से कुछ भाग रह जाता है। ठीक है। और जो कुछ भाग जो रह जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म। अब पॉइंट यहाँ पे आएगा, पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं? तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि जो विभाजन आधार कोशिका में विभाजन के दौरान जो 16 संरचना वाली कोशिका बनी थी, उसमें जो फूली हुई कोशिका थी, कौन सी? चूसण कोशिका। ये चूसण कोशिका बीजांड काय से पूरा का पूरा मटेरियल नहीं चूस पाती है। उस मटेरियल में कुछ पार्ट बच जाता है। जो पार्ट बचता है उसी को हम पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष। बच्चों, आशा करता हूँ ये एम्ब्रियो की संरचना आपको समझ में आई होगी कि भ्रूण का विकास किस तरीके से हुआ। एक भ्रूण था, भ्रूण ने किस प्रकार से विभाजन किया। विभाजन करते 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 2 कोशिका बनी। ऊपर वाली कोशिकाओं ने 16 कोश की संरचना बनाई, नीचे वाली कोशिकाओं ने 8 कोश की संरचना बनाई। उन 16 कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होती गई। केवल एक कोशिका बची, जिसको एपीफाइसिस बोला था, जो मूल गोप बना रहा था। नीचे की जो 8 कोश की संरचना थी वो 5 संरचनाएं बनाई थी। ऊपर की 4 कोशिकाओं ने मूलांकुर बनाया था और हाइपोकोटल या बीजपत्राधार बनाया था। नीचे की 4 कोशिकाओं ने कॉटलीडन, प्लीम्यूल और एपिकोटल अर्थात बीजपत्र, प्रांकुर और बीजपत्रोपरित ये संरचना बनाई थी। इस प्रकार से हमारे जायगोट से एम्ब्रियो बना। और जायगोट से जब एम्ब्रियो बना तो अलग अलग अवस्थाएं आई, जो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की विभाजन हुई, अलग अलग हमने नाम दिए।
तो इस प्रकार से ये हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस अर्थात भ्रूण का विकास पूरा हुआ है। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो पाए। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का अध्याय 1 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में देखा था, उसकी संरचना देखी थी, उसका विकास देखा था। आज हम मोनोकॉट एम्ब्रियो अर्थात एक बीजपत्री भ्रूण के बारे में देखेंगे, उसकी संरचना को समझेंगे। तो आइए देखते हैं एक बीजपत्री भ्रूण या मोनोकॉट एम्ब्रियो की संरचना। तो जैसा कि हमने देखा था, ये हमारा सबसे पहला पार्ट हो गया, जिसको हम पिस्टिल या कार्पल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? पिस्टिल या कार्पल, या हिंदी में जिसको हम जायंग बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम गाइनोसियम भी बोल रहे थे। इस गाइनोसियम की हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें अंदर क्या था, एक ओवरी के अंदर क्या होता था, ओव्यूल होता था। उस ओव्यूल में हमने इसकी स्ट्रक्चर देख ली थी, जहाँ पे इसको प्लेसेंटा बोल रहे थे। इस ये लंबी सी डंडी है जिसको हम फ्यूनिकल बोल रहे थे। इस वाले पार्ट को हम चैलेजा बोल रहे थे। फिर हाइलम बोल रहे थे। इस वाले पार्ट को हम चैलेजा बोल रहे थे। ये बीच में जो पूरा खाली था, जिसको हमने न्यूसेलस बोला था, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं थी। उस कोशिका में से एक कोशिका बड़ी हो गई थी, जिसको हमने मेगास्पोर मदर सेल बोला था, या क्रियाशील गुरु बीजाणु बोला था। और उसके अंदर जब यहाँ पे निषेचनी क्रिया हो गई थी, तो अपना क्या बन गया था, जायगोट बन गया था। क्या बना था? जायगोट। अब इस जायगोट को हमने बाहर निकाला। ध्यान देना बच्चों, ये जो जायगोट है, इस जायगोट को हमने बाहर निकाला। जायगोट कैसी होती है? एक हमारी द्विगुणित या डिप्लॉयड संरचना होती है। अब इस जायगोट में सबसे पहले एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कौन सा विभाजन? अनुप्रस्थ। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे विभाजन बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा होना है। तो जायगोट में सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और जैसे ही अनुप्रस्थ विभाजन होगा, आसमान टाइप का होगा। और कैसा होगा? आसमान। तो एक कोशिका छोटी और एक कोशिका बड़ी हो जाएगी। जो छोटी कोशिका होती है उसको हम भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणीय कोशिका। और जो बड़ी कोशिका होती है उसको हम आधारीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारी कोशिका। भ्रूणीय कोशिका को हमने एम्ब्रियोनल सेल बोला था, और आधारी कोशिका को इंग्लिश में हमने बेसल सेल बोला था। क्या बोला था? आधारी सेल, और जिसको हम बेसल सेल बोल रहे थे, और भ्रूणीय कोशिका को हम एम्ब्रियोनल सेल बोल रहे थे। अब विभाजन होने के बाद हमने देखा कि ऊपर की कोशिका जो भ्रूणीय कोशिका थी, नीचे की कोशिका जो कैसी थी, आधारी कोशिका। अब ये आधारी कोशिका क्या करेगी? धीरे 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 विकास करेगी। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अभी विभाजन नहीं होगा, केवल विकास और वृद्धि होगी। और जब विकास और वृद्धि होगी तो ये आधारी सेल थोड़ा आकार में बड़ी हो जाएगी। जैसे ही बड़ी होगी तो उसके किनारा जो नुकीला टाइप का हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? निलंबक या सस्पेंसर या चूसक कोशिका या हॉस्टोरियम। ध्यान देना, हिंदी में इसको निलंबक या हम सस्पेंसर बोल सकते हैं। दूसरा नाम इसका चूसक या इंग्लिश में हॉस्टोरियम है। यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों अपन को कि जैसे ही जायगोट में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ था, तो दो कोशिकाएं बनी थी। एक तो भ्रूणीय कोशिका, दूसरी आधारी कोशिका। आधारी कोशिका और भ्रूणीय कोशिका धीरे धीरे विकास करेंगी, इनमें विभाजन नहीं होगा। जब आधारी कोशिका विकास करेगी तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे ही बड़ी होगी तो इसे अब हम क्या बोलेंगे? निलंबक या चूसक, जिसको हमने इसके इंग्लिश में नाम बताया सस्पेंसर या हॉस्टोरियम। अब ये पूरी संरचना देखें तो ये अपना एंडोस्पर्म था। इस एंडोस्पर्म में ये संरचना दिखाई दे रही थी। ये ऊपर वाली अपने भ्रूणीय कोशिका थी, ये नीचे वाली अपनी आधारी कोशिका थी। ये विकास करते करते इस एंडोस्पर्म से थोड़ी सी बाहर आ गई। अब पॉइंट यहाँ पे, ये बाहर क्यों आएगी? तो जैसे ही ये बाहर आएगी तो यहाँ पे आसपास जो बाहर न्यूसेलस या बीजांडकाय वाला पार्ट था, उस बीजांडकाय वाले भाग में बहुत सारा पोषणीय पदार्थ था या न्यूट्रिशन मटेरियल था। तो ये जैसे ही चूसक कोशिका बाहर निकलेगी तो बीजांडकाय से पूरा का पूरा भोजनीय पदार्थ या पोषणीय पदार्थ चूस लेगी। ध्यान देना बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे ही ये कोशिका बाहर निकलेगी तो बाहर जैसे ही आएगी तो बीजांडकाय बाहर होता है। उस बीजांडकाय में बहुत सारा मटेरियल होता है, पोषणीय मटेरियल होता है। उस पोषणीय मटेरियल को ये चूस लेगी। ठीक है, अब आगे देखें तो आगे की अवस्था में अब इसमें क्या होगा? एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा। इसमें
एक अनुप्रस्थ विभाजन। किसमें होगा अनुप्रस्थ विभाजन? ऊपर की भ्रूणीय कोशिका में होगा। किसमें? भ्रूणीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होगा। जैसे ही अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी। कितनी? एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी। अब यहाँ पे जब दो कोशिका बनी तो सबसे ऊपर वाली कोशिका को हमने शीर्ष कोशिका बोला, जिसको इंग्लिश में हम टॉक्सल सेल कहते हैं, और उसके नीचे वाली कोशिका को हमने मध्याधार कोशिका बोला। क्या बोला? मध्याधार। और जो ये लंबी कोशिका थी इसको हम क्या बोले थे? निलंबक या चूसक कोशिका बोले। तो जैसे ही शीर्ष कोशिका बने या टॉक्सल सेल बने तो ये टॉक्सल सेल आगे जाके डेवलप होगी और 3 संरचनाओं का निर्माण करेगी। कितनी संरचनाओं का? 3 संरचनाओं का। पहला बीजपत्र, जिसको हम कॉटलीडन होते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये संरचनाएं मैंने कल के वीडियो में ही बता दिया था कि बीजपत्र क्या कहलाता है, कैसा होता है। एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र क्या है। फिर दूसरा पार्ट प्लीम्यूल, जिसको हम प्रांकुर बोलते हैं। तीसरा पार्ट बीजपत्रोपरक, जिसको हमने क्या बोला? एपिकॉटल बोला। क्या बोला? बीजपत्रोपरक या एपिकॉटल। तो बीजपत्र, प्रांकुर और बीजपत्रोपरक, ये तीनों की तीनों संरचनाओं का निर्माण किससे होता है? टॉक्सल सेल मतलब शीर्ष कोशिका से होता है। इसके नीचे जस्ट जो नीचे कोशिका होती है, जिसको हम मध्याधार कोशिका कहते हैं। मध्याधार कोशिका को इंग्लिश में मीजोफिल कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोफिल कोशिका। ये मीजोफिल कोशिका भी 2 संरचनाओं का निर्माण करती है। ऊपर सबसे पहले देखें मूलांकुर, जो मध्याधार कोशिका है सबसे पहले मूलांकुर बनाएगी, रेडिकल, जिससे हमारा जड़ तंत्र का विकास होगा। दूसरा होता है बीज पत्राधार, जिसको हम हाइपोकॉटिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकॉटिल कहते हैं। अब इसके बाद ये संरचना अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर करेगी और मैच्योर करते करते इस तरह की ये संरचना बन जाएगी। ये एक पूरी संरचना बन गई। ये एक बीजपत्री एम्ब्रियो बन गया है पूरा, जिसमें हमने देखा ये ऊपर से घुमाव आया था, ये घुमाव जिसको हमने बीजपत्र बोला। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर क्या है। तो जब एक बीजपत्र बनता है उसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। और अगर 2 बीजपत्र बनेंगे तो उसको हम डाइकॉट या द्विबीजपत्री बोलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि स्क्यूटेलम क्या होता है, तो सीधा सीधा बताएंगे, जब एक बीजपत्री भ्रूण का निर्माण होता है तो उस एक बीजपत्र को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। क्या बोलेंगे? स्क्यूटेलम। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्क्यूटेलम क्या है, तो आप बता सकते हैं। इसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे थोड़ी सी संरचना बनती है। ये जो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर बनी है, जिसको हमने प्रांकुर बोला है। क्या बोला है? प्रांकुर। और रेड कलर के जस्ट बाहर ये डॉट 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 जो स्ट्रक्चर बनी है, जिसको हमने बीजपत्रोपरक या एपिकॉटल बोला है। क्या बोला है? बीजपत्रोपरक और एपिकॉटल। यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं, जो शीर्ष कोशिका थी, शीर्ष कोशिका ने अपना मॉडिफिकेशन किया और बीजपत्र बनाया, प्लीम्यूल मतलब कि प्रांकुर बनाया, और बीजपत्रोपरक मतलब कि एपिकॉटल बनाया। ये अपना क्या था? शीर्ष कोशिका थी। अब आया मध्याधार कोशिका, तो मध्याधार कोशिका भी अपना रूपांतरण करेगी। और यहाँ पे ये जो रेड वाला पार्ट है, ये जो बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? मूलांकुर या रेडिकल बोलेंगे। इसके अब प्रांकुर और रेडिकल के बीच में, प्रांकुर और मूलांकुर के बीच में एक लंबी सी संरचना रहेगी, एक अक्ष की जैसी संरचना होगी, जिसे हम भ्रूणीय अक्ष या एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। क्या कहेंगे? भ्रूणीय अक्ष या एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। अब इसके बाद ये जो पूरा पीला पीला पार्ट बना हुआ है, इस पूरे पीले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? बीजपत्राधार या हाइपोकॉटिल। क्या बोलेंगे? बीजपत्राधार या हाइपोकॉटिल। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, फिर से शीर्ष कोशिका जो थी उसने 3 संरचना बनाई थी। बीजपत्र, जिसे हम स्क्यूटेलम कह रहे थे, प्रांकुर और बीजपत्रोपरक, ये बनाया था शीर्ष कोशिका ने। फिर दूसरी थी हमारी मध्याधार कोशिका, जो क्या बना रही थी? जो मूलांकुर और बीजपत्राधार बनाई थी। ये हमारा बन गया मूलांकुर और ये हमारा बन गया पूरा पीला पार्ट क्या? बीजपत्राधार। अब यहाँ पे एक संरचना और बनेगी। ये जो मूलांकुर है, हमने देखा था जब मूलांकुर आगे जाके जड़ बनाती थी, जब जड़ बनेगी तो जड़ के सबसे किनारे पे एक फूला हुआ पार्ट, एक टोपी की जैसी संरचना थी। तो ये एक जो ग्रीन कलर की संरचना है, ये टोपी की संरचना है। मूलांकुर के ऊपर एक आवरण बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूलांकुर चूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकुर चूल। ठीक है। जो आगे जाके क्या बनाता था? रूट कैप या मूल गोप का निर्माण करता था। क्या? मूल गोप का निर्माण करता था।
हैं। इसी प्रकार से प्रांकोर के ऊपर भी ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर है एक आवरण चढ़ जाता है जिसे हम प्रांकोर चूल या कोलियोप्टाइल कहते हैं। यहाँ पे कोलियोराइजा और प्रांकोर चूल को कोलियोप्टाइल कहते हैं। क्वेश्चन अगर आता है कि कोलियोप्टाइल किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि प्रांकोर के ऊपर एक कवर चढ़ा रहता है जिसे हम प्रांकोर चूल या कोलियोप्टाइल कहते हैं। इसी प्रकार से मूलांकुर के ऊपर भी एक आवरण चढ़ा होता है जिसे हम मूलांकुर चूल या कोलियोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलियोराइजा। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा एक बीजपत्री भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पे जो एक बीजपत्री भ्रूण का निर्माण है बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये ओव्यूल की संरचना बनाएंगे। इस ओव्यूल की संरचना में हमें जाइगोट बताना है। जाइगोट के बाद सबसे पहले यहाँ पे केवल 2 बार विभाजन होना है। पहली बार जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी जिसको हमने भ्रूणी कोशिका और आधारी कोशिका बोली। अब इसमें विकास होगा तो आधारी कोशिका जब विकास करेगी तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी जिसको हमने निलंबक या चूसक कोशिका बोला या सस्पेंसर या हॉस्टोरियम बोला। हॉस्टोरियम मतलब ये हॉस्टेरा होती है, चूसने का काम करती है। ये इसी संरचना को मैंने एंडोस्पर्म के अंदर बताया। ये थोड़ी सी बाहर निकल आती है। बाहर इसलिए क्योंकि इसको न्यूट्रिशन चाहिए। इसके चारों क्या होता है? बीजांड का ऐसे ये न्यूट्रिशन लेगी। एक विभाजन पहले हो चुका था, अब दूसरी बार विभाजन होगा। जब दूसरी बार विभाजन होगा तो यहाँ पे भ्रूणीय कोशिका से फिर से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी जिसको हमने शीर्ष कोशिका और मध्याधार कोशिका बोला। शीर्ष कोशिका क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊपर थी इसलिए इसको शीर्ष कोशिका बोला। मध्याधार क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे के बीच में एक कोशिका बनी थी जिसको हमने मध्याधार बोला। शीर्ष कोशिकाओं से 3 संरचनाओं का निर्माण होता है, बीजपत्र, प्रांकुर और बीजपत्रोपरक। मध्याधार कोशिकाओं से भी 2 संरचनाओं का निर्माण होता है, मूलांकुर और बीजपत्राधार। और जब ये पूरी की पूरी संरचना अपने आप को मॉडिफाई करेंगी तो पूरा क्या बन जाएगा? एक बीजपत्र बीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक बीजपत्र बीज। यहाँ पे सबसे पहले क्या बना हमारा? स्क्यूटेलम मतलब कि बीजपत्र बना। फिर उसके बाद अपन ने देखा प्रांकुर की संरचना बनी। प्रांकुर के अगल बगल में जो संरचना देखी जिसको हमने क्या बोला? बीजपत्रोपरक बोला। फिर इसी प्रकार से मूलांकुर की संरचना बनी। मूलांकुर के बाद फिर हमने देखा प्रांकुर और मूलांकुर से जोड़ने वाली एक अक्षीय नुमा संरचना थी जिसको हमने भ्रूणीय अक्ष बोला। फिर पूरे पीले पार्ट को हमने बीजपत्राधार बताया। फिर उसके बाद हमने देखा कि रेडिकल अर्थात मूलांकुर के ऊपर एक कवर चढ़ा था जिसको हमने क्या बोला? मूलांकुर चूल या कोलियोराइजा बोला। इसी प्रकार से प्रांकुर के ऊपर भी एक कवर चढ़ा था जिसको हमने प्रांकुर चूल या कोलियोप्टाइल बोला। और ओवरऑल ये हमारी पूरी की पूरी जो संरचना है कैसी बन गई? एक बीजपत्र एम्ब्रियो की संरचना बन गई। इस प्रकार से हमने बच्चों द्विबीजपत्री बीज और एक बीजपत्री बीज की संरचना देखी। एक बीजपत्री जो भ्रूण होता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है, उसकी संरचना हमने आज देखी है। और द्विबीजपत्री एम्ब्रियो की संरचना हमने कल वाले वीडियो में बताई थी। यहाँ पे पहले ही बता दिया था द्विबीजपत्री हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि द्विबीजपत्री ये संसार में सबसे पहले आए, फिर उन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड किया और एक बीजपत्री में कन्वर्ट हो गए। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सरल से सरल शब्दों में आपको बताया गया है। अगर आप ये वीडियो 1 या 2 बार देखते हैं तो आपको पूरी की पूरी संरचना बिना याद किए ही समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी, क्योंकि ये इतने सरल शब्दों में बताया गया है। जैसी भाषा आप लोगों को चाहिए होती है, बिल्कुल सरल सीधी सरल भाषा, उसी प्रकार से ये बताया गया है। तो आशा करता हूँ ये बच्चों ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें जिससे मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करवाएं। थैंक यू बच्चों।